नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं आपको हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी आधुनिक चित्रकला का इतिहास, पेपर 3 एमए फाइनल ड्राइंग के बारे में बता रही थी। किस तरह से 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध में कला में जो आधुनिकता का समावेश हुआ, 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध तक आते आते आधुनिक चित्रकला ने नई गति पकड़ी, नवशास्त्रीयतावाद का जन्म हुआ। किस तरह से जाक दाविद ने नवशास्त्रीयतावाद को आगे बढ़ाया, नवशास्त्रीयतावाद की क्या विशेषताएं थी, ये हमारे सोच का विषय था। अब देखिए, नवशास्त्रीयतावाद में क्या हुआ था। ग्रीक मूर्तियों की प्रतिकृति बनना प्रारंभ हुई थी। ग्रीक मूर्तियों की प्रतिकृति बनना प्रारंभ हुई थी। अब आप बताइए कि जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रतिकृति तैयार करते हैं, ग्रीक मूर्तियों की प्रतिकृति थी। लोगों ने भी देखा मूर्तियों की, जो मूर्तियाँ बहुत सुंदर थी, सुगठित थी, शारीरिक रूप से भी मूर्तियाँ बहुत अच्छी, हष्ट पुष्ट, अच्छी बनावट वाली बनाई गई थी। जाक दावी ने जब इनकी प्रतिकृति करना शुरू किया, उसको लोगों ने बहुत सराहा। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत पसंद किया इनकी। और जो इनका चित्र है, ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर, वो भी काफ़ी फेमस हुआ। ब्रूट्स नामक रंगमंच पर, वो जो रंगमंच पर जो नाटक खेला जा रहा था, उस पर भी दावी के चित्रों की ही प्रतिकृति करी लोगों ने। मतलब चित्रों में जो हस्त मुद्राएं थी ना, वैसी की वैसी मुद्राएं उन्होंने अपने रंगमंच पर प्रकट की। लेकिन अब आप बताइए कि नवशास्त्रीयतावाद जो रच बस चुका था, अपने पैर जमा चुका था, इसको तोड़ना क्या आसान काम था? नहीं। लेकिन देखिए, हर कला में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराइयां भी होती हैं। बहुत सुंदर थी ये कला, बहुत अच्छी थी। नवशास्त्रीयवाद के चित्र बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें कमी क्या थी? आप बताइए, क्या वो मूर्तियां बोल सकती हैं? नहीं। मूर्तियां बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। वो हकीकत नहीं थी। वो जो प्रतिकृति थी, वो चित्र की ही प्रतिकृति थी, वो जीवन की हकीकत नहीं थी। वो चित्र लोगों के मस्तिष्क पटल पर छा जाने के लिए तो सक्षम थे, लेकिन वो जन साधारण की भावनाओं को उद्वेलित नहीं कर पाए। देखिए, अगर वो मूर्ति हंसती हुई है और उसका आपने चित्र बनाया, तो हंसता हुआ चित्र बनेगा। अगर वो मूर्ति रोती हुई है, उसका आपने चित्र बनाया, तो जो मानवाकृति है वो रोती हुई मुद्रा पे अंकित है। लेकिन उसको देख के आपकी भावनाओं पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि वो मूर्ति है, मूर्ति की प्रतिकृति है, लोगों की बनाई हुई मूर्ति है, कोई साक्षात घटना नहीं है। देखिए, जब आप कोई हकीकत में कोई घटना देखते हैं, तो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। और जब आप कोई चित्र देखते हैं, वो भी किसी मूर्ति का चित्र बनाया हुआ हो, तो अगर वो रोता हुआ भी होगा चित्र, तो आपका उस घटना पर, या कोई भी घटना चित्रित की हुई होगी, तो आपका मन उद्वेलित नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वो मूर्ति की प्रतिकृति है। तो रोमांसवाद ने लोगों की भावनाओं को उद्वेलित किया है, जबकि नवशास्त्रीयतावाद क्या कर सका है? लोगों की भावनाओं पे अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। धीरे धीरे क्या हुआ कि नवशास्त्रीयतावाद में
क्योंकि इसका जो दोष था ना, प्रमुख दोष क्या था नवशास्त्रीयतावाद में? तर्क और कठोरता। उसमें मानवता और समाज के यथार्थ रूप का तो कोई स्थान ही नहीं था। समाज में वैचारिक जागृति बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कलाकारों के लिए क्या आवश्यक होता है? कलाकारों के लिए आवश्यक था कि बदलते हुए जो सामाजिक और राजनीतिक वातावरण है उसके अनुकूल अपना कला संबंधी दृष्टिकोण अपनाएं। ये तो आप देखिए आज के साधारण जीवन में भी देख लीजिए, आप बदलता हुआ जो भी सामाजिक और राजनीतिक वातावरण होगा, कलाकार उस ओर ही अपने चित्र बनाना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि कला क्या है? कला समाज का दर्पण है। जो हम कला में देखते हैं, जो सामाजिक वातावरण में देखते हैं, जो अभी राजनीतिक वातावरण चल रहा है, इसका कला पर प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है। और जाक दावी क्या कहते थे? कला का आधार तर्क होना चाहिए। किंतु शायद वो इस फ्रेंच कहावत को भूल गए थे कि दिल के भी कुछ अपने तर्क होते हैं, जिसका तर्कशास्त्र द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलाकृति को सामर्थ्यवान रूप और अभिव्यक्ति प्रदान करने का एक साधन तर्क है, किंतु कलाकृति का जन्म भावनाओं में होता है। कलाकृति भावना प्रधान होनी चाहिए, तभी कलाकृति में चेतना आएगी, तभी कलाकृति में चैतन्य आएगा। और वो ही कलाकृति जिसमें चैतन्य है वो किसी की भावनाओं को समझने में, भावनाओं को जागृत करने में, भावनाओं में चेतना जागृत करने के लिए पर्याप्त है। देखिए, महान कलाकृति के सृजन में भावनाओं और बुद्धि दोनों का सहयोग आवश्यक है। आपने किसी कलाकृति की कॉपी की तो आपने अपनी बुद्धि से तो उसमें कुछ भी नया कुछ नहीं किया ना। आपने उस जनसाधारण को अपनी कलाकृति दिखाकर उसकी भावनाओं पर भी कोई छाप नहीं छोड़ी, उसकी भावनाओं को भी उद्वेलित नहीं किया, है ना। इसीलिए महान कलाकृति के सृजन में भावनाओं और बुद्धि दोनों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए दावी के शिष्यों की नवशास्त्रीयतावाद पर विशेष निष्ठा नहीं रही थी। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उस समय ऐसा चल गया था कि दावी एक सर्वा हो गए थे, और जो लोग उनके विचारों से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे उनको भी उनके विचारों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा था। और 18वीं शताब्दी के फ्रेंच समाज में नवशास्त्रीयतावाद लोकप्रिय होने का मुख्य कारण था समकालीन फ्रेंच समाज का सामाजिक, राजनीतिक और जो उनका व्यक्तिगत वैयक्तिक जीवन था उसके प्रति परंपरागत तार्किक दृष्टिकोण। किंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में एक महान दार्शनिक ने फ्रांस में अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य में एक 18वीं शताब्दी के मध्य में एक महान दार्शनिक ने फ्रांस में अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया, जिससे परंपरागत दृष्टिकोण को धक्का पहुंचा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि दार्शनिक कौन थे? ये दार्शनिक थे जाक रूसो। जाक रूसो, इनका कार्यकाल था 1712 से 1778। रूसो का जो विचार था वो ये था कि एक जो भी मानव जन्म लेता है, जन्म से उसमें कोई बुराइयां नहीं होती हैं,
और संसार में सुख और शांति की प्रस्तावना के लिए आवश्यक है कि मानव जीवन का विकास स्वाभाविकता से हो। परंपरागत विचारों और आदर्शों को सामने रखने से नैसर्गिक प्रवृत्तियों पर दबाव आकर मानव के सृजनशील जो व्यक्तित्व है उसका विकास नहीं होता है। अब देखिए, सबका दृष्टिकोण अलग है। परंपरागत विचारों पर अंधश्रद्धा होने से संघर्ष बढ़ता है, अशांति बढ़ती है। ऐसा इनका मानना था कि आप परंपरागत विचारों पर जो अंधश्रद्धा करोगे, जो भी परंपरा चली आ रही है, तो देखिए संघर्ष और अशांति की स्थिति, ऐसा वातावरण पैदा हो जाएगा। अब कला के क्षेत्र में परंपरागत आदर्शों को ठुकराकर नैसर्गिक भावनाओं द्वारा कला निर्मित करने का कार्य रोमांसवादी कलाकारों ने शुरू किया, जो रूसों के उपयुक्त सिद्धांतों के अनुरूप था। ये कलाकार भी ऐसा मानते थे कि मानव में जन्म से कोई बुराई नहीं होती और संसार में सुख और शांति की स्थापना करने के लिए ये आवश्यक है कि परंपरागत विचारों में अंधश्रद्धा, अंधभक्ति नहीं रखी जाए। और मानव जीवन का जो विकास है वो स्वाभाविकता से हो, परंपरागत विचारों से नहीं। क्योंकि ऐसे अगर विचार, हम परंपरागत विचारों पर ही हम आगे बढ़ेंगे, तो इनका ऐसा मानना था कि उससे तो हमें अशांति मिलेगी, कला के क्षेत्र में कुछ नहीं हो सकता। और अगर हम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपने विचारों को स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? परंपरागत आदर्शों, परंपरागत विचारों को ठुकराकर नैसर्गिक भावनाओं के द्वारा कला कार्य करना होगा। और जब आपकी भावनाएं आपकी कला में परिलक्षित होने लगती हैं, तो देखिए दूसरे की भावनाओं को वो कलाकृति उद्वेलित करने या समझने के लिए बहुत सक्षम है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा। कलाकृति में चेतना डालने के लिए भावनाओं और बुद्धि दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह से जब आप नई भावनाओं को लेके और नए विचारों को लेके कला के क्षेत्र में जब भी कोई कलाकार आगे कदम बढ़ाता है, तो जो उसके विचार हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो लोगों के मन में उथल पुथल, रोमांच पैदा करने के लिए सक्षम है वो कला। ऐसा ही कुछ रोमांसवादी कलाकारों ने किया है। और रोमांसवादी कलाकारों के जो कला संबंधी विचार हैं वो बहुत अलग हैं। ये कहते हैं कि कलाकृति में भावनाओं का होना सर्वोपरि है, बुद्धि का प्रयोग होना सर्वोपरि है। धन्यवाद।